क्या आपने कभी सोचा है कि संसद में किसी राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, ये कैसे तय होता है? देखिए, ये कोई मामूली प्रक्रिया नहीं है। ये सत्ता का वो असली गणित है जहां कुछ राज्य ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं और कुछ कमजोर। और इसी गणित का नाम है परिसीमन, जो आज भारत की राजनीति का शायद सबसे बड़ा और सबसे गर्म मुद्दा बनता जा रहा है। तो चलिए, सत्ता के इस पूरे गणित को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम इसका मतलब जानेंगे, फिर इसके इतिहास में झांकेंगे कि ये सफर रुका क्यों। इसके बाद हम आज के सबसे बड़े विवाद की जड़ को पकड़ेंगे और आखिर में देखेंगे कि भविष्य का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये परिसीमन है क्या, और हमारे लोकतंत्र के लिए ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? देखिए, परिसीमन का मतलब बहुत सीधा सा है। जो हमारी जनसंख्या है उसके आधार पर चुनावी इलाकों की बाउंड्रीज को फिर से बनाना। मतलब किस राज्य से कितने सांसद चुने जाएंगे और किस इलाके का साइज कितना बड़ा होगा, ये सब कुछ इसी प्रोसेस से तय होता है। और ये सब करने का सिर्फ एक ही मकसद है, हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा सिद्धांत, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, इसे बचाए रखना। यानी आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, आपके वोट की, आपकी आवाज की कीमत बराबर होनी चाहिए। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये साफ साफ दिखाती है कि अगर परिसीमन ना हो तो क्या गड़बड़ होती है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि एक सांसद के ऊपर लाखों लोगों की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ बहुत कम। ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र के तराजू को ही बिगाड़ देता है ना? जहां कुछ लोगों की आवाज बहुत भारी हो जाती है और कुछ की बहुत ही हल्की। तो सवाल यह है कि अगर ये प्रक्रिया इतनी ही जरूरी है, तो भारत के इतिहास में ऐसा क्या हो गया कि इस पर अचानक से एक लंबा ब्रेक लग गया? चलिए, इसकी कहानी जानते हैं। देखिए, आजादी के बाद से अब तक भारत में 4 बार परिसीमन हुआ है। 1952 में, फिर 1963 में, 1973 में और आखिरी बार 2002 में। हर बार जनगणना के जो ताज़ा आंकड़े आते थे, उनके आधार पर सीटों को फिर से एडजस्ट किया जाता था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक अहम सवाल उठता है, अगर ये प्रोसेस लोकतंत्र के लिए इतनी जरूरी थी, तो 1976 में इस पर अचानक रोक क्यों लगा दी गई? और इसका कारण बहुत ही दिलचस्प था। वो था जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देना। उस वक्त सरकार को लगा कि अगर आबादी बढ़ाने वाले राज्यों को इनाम के तौर पर ज्यादा सीटें मिलती रहीं, तो ये तो उन राज्यों के साथ नाइंसाफी होगी जो परिवार नियोजन अपना रहे थे। मतलब उन्हें अपनी तरक्की की सजा मिल जाएगी, है ना? उनका राजनीतिक वजूद ही खट जाएगा। और 1976 का वही फैसला, जो उस वक्त शायद सही लगा होगा, आज हमें देश के सबसे बड़े राजनीतिक टकराव के मुहाने पर ले आया है, जिसे हम उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई कह सकते हैं। ये जो रोक लगी थी वो 2026 तक लागू है। लेकिन अब जब हमारा नया संसद भवन बन गया है और सीटों को बढ़ाने की बात चल रही है, तो परिसीमन का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है और पूरी नेशनल डिबेट के सेंटर में है। तो अब असली विवाद क्या है? देखिए, दक्षिणी राज्यों को ये डर सता रहा है कि अगर अब नया परिसीमन हुआ तो उनकी राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो जनसंख्या कंट्रोल करने में बहुत अच्छा काम किया है, जबकि उत्तरी राज्यों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। तो अगर अब एक व्यक्ति एक वोट वाले फॉर्मूले से सीटें बांटी गईं, तो सत्ता का पूरा पल्ला उत्तर भारत की तरफ झुक जाएगा। और दक्षिण भारत की यही भावना इस एक लाइन में सामने आ जाती है। जैसा कि तमिलनाडु के कुछ नेता कहते हैं, हमने जनसंख्या पर काबू पाया और अब लगता है कि हमें उसी की सजा दी जा रही है। तो सत्ता के इस नए गणित का भारत के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? ये न्याय लाएगा या एक नया संघर्ष? और देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। हाल ही में द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस जैसे बड़े अखबारों में भी ये रिपोर्ट्स आई हैं कि ये मुद्दा आने वाले चुनावों में एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल ला सकता है, जो देश की एकता को भी चुनौती दे सकता है। हमें ये समझना होगा कि परिसीमन सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं है। ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी केंद्र और राज्यों के बीच के रिश्ते की असली बुनियाद है। इस पर लिया गया एक भी फैसला आने वाले दशकों के लिए देश की राजनीति की दिशा तय कर देगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि जब भी अगला परिसीमन होगा, तो क्या वो सबके साथ न्याय कर पाएगा या फिर राज्यों के बीच एक नया और शायद पहले से भी ज्यादा गहरा विवाद खड़ा कर देगा? तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। क्या सत्ता का आधार सिर्फ आबादी होनी चाहिए, या फिर उन राज्यों को भी कोई इनाम मिलना चाहिए जिन्होंने विकास और जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं